हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों के पीछे की खबर समझने की कोशिश करते हैं और जो कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, वो सब क्या हो रहा है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी महाराष्ट्र में एक बिल्कुल गैर मामूली वाक़या हुआ। आमतौर पर देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनको नॉन पॉलिटिकल समझा जाता है और हमारा देश का कानून भी नॉन पॉलिटिकल ही उस पोजीशन को समझता है। जो कोई उस पोजीशन पे पहुंचता है, उस पद पर पहुंचता है, उसको कानून ये कहता है कि सबको बराबर देखा जाए, सभी राजनीतिक दलों को बराबर का हक दिया जाए, किसी एक पार्टी का ना हो जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को एक खत लिख करके बहुत गैर मामूली बात कह दी है। उसमें कहा है कि आप मजहबी मुकामात को खोलने के मामले में क्या आप सेकुलर हो गए हैं? यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेकुलर मुल्क होने की बात कही गई है, इसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखने वाला गवर्नर नुक्ताचीनी के तौर पर सेकुलरिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करता है। इस सब को जानने के लिए और इसके अलावा बिहार इलेक्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और नागपुर में रहते हैं। वेलकम है आपका शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आप बताइए कि आप तो वहां सरकार में मौजूद हैं, आपकी पार्टी और आपके यानी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से उन पर सेकुलरिज्म का इल्जाम लगाया जा रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? पहले आपके दर्शकों को मैं आदाब अर्ज कर दूं और उसके साथ साथ मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। सवाल यह है काजमी साहब कि आदमी कोई भी हो, भारत में जो पैदा हुआ वो भारतीय है, लेकिन जब संविधान का शपथ ले लेता है तो उसे संविधान के अनुकूल ही चलने की इजाजत है। राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ये शपथ संविधान का लेते हैं और कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में ही काम करने का काम करेंगे। आज हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरा व्यक्ति से मतलब नहीं है, मेरा राज्यपाल के पद और मुख्यमंत्री पद पर यह बात है, क्योंकि राज्यपाल ने जब उनसे कह दिया कि क्या तुम धर्मनिरपेक्ष हो गए हो, पहले पूछना चाहिए कि हम कुछ भी रहे हों, लेकिन जब हम संविधान का शपथ ले लेते हैं तो हमें धर्मनिरपेक्ष ही होना पड़ता है, क्योंकि इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता का दावत देता है, उसकी शिक्षा देता है, उसका पाठ पढ़ाता है और उस पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन हमारे राज्यपाल महोदय ने जिस तरह का पत्र लिखा वो राज्यपाल की गरिमा के विपरीत है, क्योंकि राज्यपाल जी को संविधान की गरिमा का ध्यान रख करके ही पत्र लिखने का काम करना चाहिए। मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि सम्मानीय लोगों पर टिप्पणी करना भी बड़ी उचित नहीं होता, लेकिन उन्हें कोई बात करनी हो तो संविधान के दायरे में ही बात करनी चाहिए। इससे एक मानसिकता साफ हो जाती है कि ये संविधान की शपथ लेने वाले, क्योंकि इनका बैकग्राउंड पे जाइए तो ये भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका लगाव तो भारतीय जनता पार्टी से था, लेकिन जब आप राज्यपाल बन गए तो आप धर्मनिरपेक्ष हो गए, क्योंकि आपने संविधान की शपथ ले ली। मगर यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति संविधान का शपथ लेने के बाद भी ये हिंदू राष्ट्र बनाने के तरफ प्रयत्नशील हैं और ये वही काम कर रहे हैं जो इनके हिंदू राष्ट्र बनने की रास्ते पर चलने का काम हो। और इसी प्रेरणा से हमारे राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय जी को ये पत्र लिखा। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, मैं आभारी हूं, मैं शुक्रगुजार हूं अपने मुख्यमंत्री का
कि जिन्होंने कहा मुझे धर्म के और हिंदुत्व की पाठ न पढ़ाइए, मैं मुख्यमंत्री हूं तो धर्मनिरपेक्ष हूं। इसलिए उन्हें इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने राज्यपाल को इस तरह का पत्र दिया, जिस पर टीवी के ऊपर चर्चा चलने लगी। किसी ने कहा कि राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री को इस तरह का उत्तर नहीं देना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता है, सवाल जैसा होगा वैसा जवाब तो देना पड़ेगा ना। सवाल पहले तो हमारे राज्यपाल जी को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए। अगर इस पत्र पर हमारा मुख्यमंत्री चुप हो जाता है तो चुप्पी भी स्वीकार करने का एक मुद्रा बन जाती है। आदमी कहते हैं अदालत में भी जब कोई चीज पूछी जाती है और सामने वाला चुप हो जाता है तो उसको स्वीकृति मान ली जाती है, उसे मंजूरी मान ली जाती है। हम आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री का कि उन्होंने उत्तर देकर के ये साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता होंगे और शिवसेना भाजपा राष्ट्रवादी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही है। सरकार संविधान के आधार पर चल रही है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल उसका उत्तर दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, मुझे इससे पहले का एक वाकया याद आता है कि इन्हीं गवर्नर साहब ने आधी रात को शपथ ग्रहण कराया था। बीजेपी की सरकार बनवाई गई सुबह 7 बजे जी। वो इतनी सवेरे के कोई किसी और को बुलाया भी नहीं गया और बस चंद लोग ही आए और उसमें शपथ ग्रहण हो गया। तो वो भी एक अजीब सी गैर मामूली सूरत हाल थी। तो क्या संविधान में ऐसी गुंजाइशें हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत और आफत थी कि वो सुबह 7 बजे, और सुबह 7 बजे का शपथ ग्रहण का मतलब यह है कि पूरी रात कोई कार्रवाई, कोई तैयारी हुई थी। तो उसमें ऐसी इमरजेंसी क्या हो गई थी कि बीजेपी की सरकार बनाना इतना जरूरी था? ऐसा है कि संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल और मुख्यमंत्री इनके लिए ऑफिशियल टाइम पीरियड नहीं है। ये 24 घंटा, जैसे पुलिस के कमिश्नर हो या कुछ भी हो, इनके 24 घंटा इनकी ड्यूटी मानी जाती है। लेकिन उनको चांस ये मिला कि किसी तरह हम भाजपा की सरकार की स्थापना कर दें, और ये उनको मिल गया चांस। तो उन्होंने उसमें न समय देखा, न विरोधी पक्ष को निमंत्रण देने की बात सोची, न नेताओं को बुलाने की बात सोची। उन्हें जिस तरह का, आप जानते हैं ना, आजकल जितने राज्यपाल हैं वो सेंट्रल के चाबी पर कसे जाते हैं। और वो फिल्म का गाना है ना कि उतना चले खिलौना, जितना भरे चाबी राम ने उतना चले खिलौना। ये राम कौन है और ये उनके घनश्याम कौन है, ये आप जान जाइए। और उससे एक फायदा हुआ, एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि भाजपा तोड़फोड़ करने की राजनीति में थी, मगर सुबह सुबह उसने तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का काम कर दिया। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 6 महीना तक रह जाता और उसमें ये सरकार नहीं बनने देते, क्योंकि बहुमत का नाटक कराते, उसमें झगड़ा लगाते, खरीद की बात करते, फरोख्त की बात करते। लेकिन जैसे राष्ट्रपति शासन हटा, इन्होंने शपथ ग्रहण लिया। हमने भी 3 दिनों के अंदर, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार जी ने नेताओं को बैठा करके एक समीकरण बनाया और सरकार का गठन हो गया। सरकार रहते ही वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे। तो 3 दिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही और हम उस सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाकर बहुमत का प्रमाण पत्र दिया, और वो बहुमत सिद्ध न करते हुए हमारी बहुमत सिद्ध हुई और हम सरकार में आ गए। तो वो तो लोग एक मिसाल देते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीके टूट गए। हमारी 3 पार्टियों के भाग्य से ही सुबह सुबह का शपथ ग्रहण हुआ, जिससे राष्ट्रपति शासन हटा और जिसने हमें अवसर दिया, जिसके कारण हम तीनों पार्टी सरकार में हैं। अच्छा, हालांकि अब ये उस पर बहस हमें और आगे नहीं बढ़ानी, लेकिन उस 3 दिन में भी इस सरकार ने क्या कुछ बेचा, कितना नुकसान किया राज्य का, देश का, वो एक अलग बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब मैं ये समझना चाहता हूं कि इस वक्त ये सेकुलरिज्म की बहस छेड़ करके क्या बिहार के इलेक्शन में कोई फायदा उठाने की कोई कोशिश है ये बीजेपी की तरफ से? देखिए, इस सेकुलरिज्म का इन्होंने बहुत छेड़ा, हमारे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने। इसके बारे में
राष्ट्रपति को पत्र लिखा, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम मातहत होते हैं और गृह मंत्रालय के प्रति दायित्व रखते हैं, ये जानते हैं। इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लूंगा। सेंट्रल में एक धारा है 356 के लगाने की साजिशें चलती हैं कि गवर्नर की बात मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, मुख्यमंत्री सेंट्रल की बात नहीं मान रहा है, जनता के हितों का काम नहीं कर रहा है। इस तरह का ड्रामा दिखाकर को सरकार बर्खास्त करने के लिए धारा 356 का ये मसौदा बनाने की तैयारी है सर। ये मसौदा है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि बार खुल गए, ये खुल गए, वो खुल गए, मस्जिद मंदिर ये सब क्यों बंद है? अरे भाई, ये सतर्कता के लिए है। हम जैसा देख रहे हैं, जनता मरने ना पाए भूखे, जनता के हितों को देखना हमारी सरकार का कार्य है और सरकार उसके तरफ सुचारू रूप से कार्य कर रही है। रहा सवाल जो आपने पूछा कि बिहार में फायदा लेना चाहते हैं, बिहार में फायदा लेने की तैयारी इन्होंने 5 महीना पहले से किया कि महाराष्ट्र के जरिए हम बिहार का फायदा लें, और उसके लिए सुशांत सिंह की मौत की चिता पर इन्होंने राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया। इन्होंने आत्महत्या को हत्या में बदलने के लिए सीबीआई जांच की बात की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिला वो आत्महत्या ही सिद्ध हुआ। आपने देखा कि बिहार में हमारी सरकार के पुतले जलाए गए, यही नहीं सरकार के खिलाफ नाराबाजी की गई। आप जानते हैं कि बंबई एक ऐसा शहर है जहां हर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो ये द्वेष की भावनाओं को पैदा करने का काम सुशांत सिंह के मौत से शुरू किया गया, जिसमें अंगना कंगना ये सारे लोग शामिल हो गए। इस पर भी क्या बात किया जाए, कहीं आंगन है और कहीं, आंगन का मतलब आप समझते ही हैं, घर के सामने का आंगन, जिसको कहीं भोजपुरी में अंगना बोल देते हैं, और कंगना आपके क्या मीडिया वाले चीखने और चिल्लाने लगे, और भाजपा ने सोचा कि राष्ट्रवादी और ये सारी चीजें जो हैं इनसे जनता का फायदा लेने के लिए कि यहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार है जो बिहारियों को न्याय नहीं देती है, ये बात को छेड़ करके बिहारियों के दिल में राष्ट्रवादी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ जहर घोलने का काम सोचा था। लेकिन जानते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सारी साजिशों के बीच सच्चाई की जीत हुई और आत्महत्या ही साबित हुआ। लेकिन उसमें एक बड़ा बहुत फायदा हुआ कि आपको मालूम है कि उसमें ड्रग आ गया, ड्रग, और ड्रग आने पर इनके ड्रम बजने लगे, क्योंकि जो ड्रग में जिनके नाम आए वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए दिखाई दिए। अच्छा, एक बात और बहुत ही दिलचस्प चल रही है इस वक्त, और वो महाराष्ट्र से मुताल्लिक है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं चूंकि आपके वहां सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार एक तरह से बीजेपी के कई मोहरों को नाकाम कर चुकी है। अब अर्नब गोस्वामी वाला मामला चल रहा है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वहां की अदालत बाकायदा बहुत ही संजीदा नजर आ रही है, और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार नुमा जो एक तरह से सरकार के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग जो हैं, अब उन पर भी एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो गोदी मीडिया है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसी के सहारे ऐसा कहा जा रहा है कि उसी के सहारे ये केंद्र की सरकार और इनके जितने भी अच्छे बुरे सारे काम हैं उसको अपने तरीके से पेश करने का काम है। अर्नब गोस्वामी पर अगर शिकंजा कसा जाता है तो वो बात बहुत आगे तक जाएगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जिसका आधार न हो, हवाओं में हो, वो खतरे में रहता है। जो समाचार को व्यापार के रूप में ले जाकर अत्याचार को सरकार के इशारों पर बदलने का काम करता हो, वो आपने कहा गोदी मीडिया, ये गोदी और मोदी की बात नहीं है सर, ये लोभी मीडिया है। ये तो जर के लिए सब कुछ बेच देंगे, ये पैसे के लिए सब कुछ बेच देंगे।
प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ बेच देगा। ये गोस्वामी केवल चिल्लाता है, चीखता है, और ये चीख करके दूसरों की आवाज को दबाना चाहता है। हम जैसों से इसकी मुलाकात नहीं हुई। अगर एक आध बार मुलाकात हो जाती तो इसे पता चल जाता कि पत्रकारिता में और राजनीति में कितना अंतर है। ये मोहरे हैं, ये आप जान जाइए, ये किसी के नहीं है, ये लोभी हैं, गोदी नहीं है, सरकार इन्हें दे रही है इसलिए चल रहे हैं, टीआरपी में भी घोटाला है, ये सारी बातें हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जर के लालची हैं। और जर के लालची पर मेरा एक शेर है कि ये जर के लालची मजहब भी अपना बेच सकते हैं, ये जर के लालची वतन भी अपना बेच सकते हैं। ये किसी के नहीं हैं, ये पैसे के हैं, और जो पैसे के हैं उन पर अगर सरकार की कृपा है तो इसका मतलब है कि ये सरकार के तरफ से सरकार के डल्ले बनाए गए हैं, दलाल बनाए गए हैं, सरकार के इशारे पे नाचते हैं। और मीडिया सरकार की दलाल क्यों बनी है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण इन्हें पैसा मिल रहा है, दूसरा कारण प्रतिष्ठा मिल रही है, और तीसरा मोदी को ये संरक्षण दे रहे हैं। आज बता दीजिए देश का कौन प्रधानमंत्री है जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 सालों में एक बार न हुआ हो? बता दीजिए। ये देश के सामने, प्रेस के सामने ये अपनी बात रखता ही नहीं है, ये तो मन की बात पे चला जाता है, स्टेज से बोलता है। कारण ये है कि स्टेज से बोली हुई बात आधी झूठ होती है। बिहार के चुनाव में जनता इनसे पूछ रही है, जो 1.5 लाख करोड़ कितना दे दूं, कितना लोगे? 1 लाख करोड़, पहले 50,000 से शुरू किया, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ दे दिया। जैसे ऑक्शन चल रहा था कि बिहार की इज्जत के साथ ऑक्शन की जा रही थी, और दिया कितना? वो बिहार की इज्जत है। और वही अच्छा, बिहार के इलेक्शन का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? बिहार में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिहार में तो एक चीज आप मान लीजिए कि एनडीए ने हार मान लिया है, दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका एक तीसरा घटक एलजीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, उससे बाहर हो गई और अकेले चुनाव लड़ रही है। और सुशील मोदी बोल रहे हैं कि ये उठकटुआ पार्टी है। तो अब चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा, क्योंकि रामविलास पासवान तो है नहीं, वो तो है नहीं। और आज चिराग पासवान का बयान है कि मेरे पिताजी का चाहना था कि नीतीश दोबारा फिर से मुख्यमंत्री न बने। तो उन्होंने केवल नीतीश के बारे में कहा, लेकिन भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश ही आने वाली जीत के बाद मुख्यमंत्री रहेगा। तो अब तो पासवान को सोचना चाहिए कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के हराने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाए। रह गई बात किसका आएगा, हम नजूमी नहीं हैं, हम नजूमी नहीं हैं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। मगर जनता में 10% वोट हवाओं के साथ चलते हैं, पैसे के साथ चलते हैं, प्रतिष्ठा के साथ चलते हैं, गुंडों के डर से चलते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जहां छल, बल, धन, ये सारी चीजों का प्रयोग होता है। गरीबी ज्यादा है, व्यापार नहीं है। जनता के जीवन में आप कहीं भी फोटो निकाल कर देखिए, तहबन है तो बनियाइन नहीं है, बनियाइन अगर है तो गमछा नहीं है। ये गरीबी है। वहां अमीरी भी है, 100 एकड़ के भी मालिक है, 500 एकड़ के भी मालिक है, मजदूरी के लिए बाहर जाकर जीने वाले लोग भी हैं। तो परिवर्तन वो चाहते हैं। अब रह गया कि तेजस्वी के चरित्र पर इनका हमला चल रहा है, कत्ल के केस में फंसाना, ये करना, वो करना। मैं एक बात आपसे साफ बता दूं कि हमारी पार्टी नहीं चाहती कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा हो, धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा हो। बहुत से लोग इच्छुक थे चुनाव लड़ने के, लेकिन हमारे नेता ने फैसला अभी तो लिया नहीं है। हम लोगों के चर्चा में ये बात निकली कि हमारे अगर लड़ने से भाजपा को फायदा होगा तो हमें कुर्बानी देनी होगी। हमारे नेता की प्रतिष्ठा ही इसी में बनी है कि हमारे नेता ने भाजपा को किनारे करने के लिए शिवसेना को मुख्यमंत्री बना करके अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, धर्मनिरपेक्ष के तरफ जातिवादी पार्टी को बदलने का काम किया है। तो वो भाजपा को किसी तरह से फायदा देने के फेवर में नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। आपने कई इश्यूज पर बहुत ही खुल करके अपनी बात रखी, खास तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरह से राज्यपाल ने जो कुछ मुख्यमंत्री को पत्र लिखा उसके बारे में, इसके अलावा बिहार इलेक्शन के बारे में, और ये भी कि बिहार में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा मन बना रही है कि वो वहां शायद इलेक्शन ना लड़े। अभी बाकायदा ऐलान होना बाकी है, लेकिन आपने कई बातें अंदर तक की बताई हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि शब्बीर अहमद विद्रोही साहब बहुत ही गहराई से चीजों को देखते हैं, अरसे से पब्लिक लाइफ में है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिन्होंने महाराष्ट्र से शुरुआत की है सेकुलरिज्म को वापस मजबूत करने की, उस पार्टी से आपका ताल्लुक है, और उसमें भी अल्पसंख्यक विभाग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे दर्शकों को आप बहुत सी बातें बताते हैं अक्सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।